हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। अभी जो हम करने वाले हैं वो है हमारा क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 6। कुछ बच्चों के डाउट ये आ रहे थे कि जो हमने प्रेशर बेल्ट वाला सिस्टम किया है ना, उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो क्या नहीं कर पाए, उनको रजिस्टर नहीं कर पाए, माइंड के अंदर रजिस्टर नहीं कर पाए। तो इनडायरेक्टली उनका कहने का पता क्या मतलब था, जो हमने यहाँ पे प्रेशर बेल्ट पढ़ा है ना, उनके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँ, यानी डिक्टेशन मैं प्रोवाइड कर दूँ। देखिए चलो, आपने जो कहा उसको जिस हद तक पॉसिबल हो पाएगा हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अरे बाल कहाँ जा रहे हैं आज? ठीक है, बाहर बारिश बहुत बढ़िया हो रही है। तो यहाँ पे हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, जो प्रेशर बेल्ट, अच्छा बेल्ट लिखी थी मैंने, जो प्रेशर बेल्ट है उससे रिलेटेड जो जो मेन पॉइंट है बस मैं वो बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है, वो बताया जाएगा। यानी कि इसको कंप्लीट करने के बाद हम क्या देखेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट देखेंगे, फिर कॉरियोलिस फोर्स देखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे, फिर उसके बाद जियोस्ट्रैफिक विंड क्या होती है, ठीक है, जियोस्ट्रैफिक विंड देखेंगे, फिर उसके बाद आएगा आपका ग्रेडियंट विंड क्या होती है, ठीक है। हम वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये कुल मिला के हमारा आज का कोर्स ऑफ एजेंडा रहेगा। जो हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, और आपके इतना बढ़िया रिस्पांस देख के सही में मन करता है आपके और लंबे लंबे लेक्चर्स लिए जाएं। आहा, बच्चे देखिए क्या कमेंट लिख रहे हैं कि सर यही लेक्चर हमारे लिए मोर देन इनफ है। अरे बेटा, आप 3-3 घंटे की क्या लिखने वाले हो, एग्ज़ाम यानी मेंस आप लिखने वाले हो, तो उसमें तो आपका जो बोलते नहीं स्टेमिना राइटिंग का बहुत ज़बरदस्त चाहिए। अभी तो मैंने आपको डिक्टेशन तो करवाई नहीं है, तो हैंड राइटिंग का आप स्टेमिना कितना है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ और आपके लिए बेहतर चीज़ें कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया हो तो हमारी जो वेबसाइट है थोड़े से नए लुक के साथ बन रही है। मैं भी अपने दिन के 2 से 3 घंटे अब उस वेबसाइट के ऊपर डेडिकेटली दे रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन से उस पर मैं समय नहीं दे पा रहा था। अभी उसको अंदर बहुत सी चीज़ें देखते हैं, अगर सूटेबल हो पाए उसके साथ एडजस्ट, तो आपको LMS के साथ साथ हम और भी बहुत चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा, जो हमने इस तरीके से देखा था ना, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट सिंपल स्वीट में इस तरीके से बना के शो कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने जो कल के डायग्राम थे उसके अंदर क्या कीजिएगा, इसको टैली कर लीजिएगा हमने ये क्या बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ओके, ये इधर नीचे आ रही है ना, तो ये भी इधर नीचे आएगी, ये इधर से भी फिर ये क्या आ गई, नीचे आ गई। कोई बात नहीं, हवा टेढ़ी है, मतलब हमारा कैनवास तिरछा जा रहा है, कितना वक्त लगेगा इसको सीधा करने के लिए। ये लीजिए, हो गया एकदम स्ट्रेट। और फिर इसी तरीके से ये क्या है, फ्रंट आ रहा है ना, ये लीजिए, हमारा ये काम हो चुका है कंप्लीट। ओके, तो इस तरीके का क्या किया था हमने, एक डायग्राम ड्रॉ किया था, और यही हमारा क्या है, प्रेशर बेल्ट है, और विंड जो है जो सर्कुलेटरी मोशन में मूव करती है। इसके बाद मैंने ये बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ITCZ बनता है, ठीक है, ये आपका ITCZ बनता है, और यही ITCZ आपके अलग अलग सीजन में शिफ्ट करता है। ये आपका जो एरिया था 30 से 35, ये था आपका 60 से 65, और ये था आपका 90 डिग्री। इसको बोला जाता है पोलर सेल, इसको बोला गया था फेरल सेल, और ये था आपका हेडली सेल। ये दोनों हेडली सेल थे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, डिनोट किया था। और यहाँ पे फिर मैंने आपको ये बताया था हॉर्स लैटिट्यूड कौन सा है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था डोलड्रम कहाँ पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या की थी, हमने कवर की थी। और जल्दी से आप क्या कीजिए, पेन पेपर नोटबुक अपने निकाल लीजिए, और मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्या करता हूँ, अब सही है, एडजस्ट कर दिया है। और जो बैकग्राउंड में अभी डायग्राम है, इसी का क्या करेंगे हम अब पूरा प्रॉपर यूज़ करने वाले हैं। और जो इसके अंदर डेटा चाहिए आपको लिखने के लिए, वो सारी चीज़ें अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ प्रोवाइड। उससे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, कुछ टेक्निकल खामियां आ रही हैं इसके अंदर। चलिए, मात्र इसके अंदर 30 सेकेंड्स लगेंगे, काम हो गया है हमारा डन, ठीक है। चलिए फिर आज आप लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रेशर बेल्ट के बहुत डिटेल में क्या करते हैं, नोट्स राइटिंग करते हैं। इसके अंदर लिखिए सबसे पहली लाइन, द अर्थ
is divided into different pressure belt. The earth is divided into different pressure belt, and pressure belt are formed due to temperature difference. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या पता चला, ये जो आपकी डिफरेंट प्रेशर बेल्ट बनी है, क्यों बनी है? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या ये ओनली यही रीजन है? अरे नहीं, एक और रीजन है इसके अंदर जिसको बोला जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ। दोबारा से बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन ऑफ अर्थ। चलिए लिख लिया आपने रोटेशन ऑफ अर्थ। अब देखिए, जब भी कोई चीज रोटेट करती है, मैं अर्थ के केस में बात कर रहा हूं, अब अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो एक फोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे मिलता है, और वो कौन सा है? कोरियोलिस फोर्स। तो कौन सा फोर्स मिल गया यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट? कोरियोलिस फोर्स मिल रहा है। तो मैं लाइन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे जो वर्ड मिस हो गया हो तो आप लिख लीजिएगा। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रेशर बेल्ट and these pressure belt are formed due to temperature difference, rotation of earth as well as Coriolis force। अगला लिखिए, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की है ना कि फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल, ये लिखवा देता हूं मैं आपको। द जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर belt are shown by isobar। iso means same, bar means pressure। ठीक है, इसके द्वारा शो किया जाता है आइसो बार के द्वारा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि कहाँ पे कैसे आइसो बार बनता है। बनाया है कि नहीं बनाया? पन्ने पलटाइए, बहुत से यहाँ पे डायग्राम आपको बना के दिखाए गए हैं। आइसो बार लिख लिया। There is an alternative pattern of high and low. There is an alternative pattern of high and low pressure belt giving rise to 3 thermally induced pressure belt। कितनी? 3। अब ये 3 कौन सी हैं जो थर्मली इंड्यूस हैं? ठीक है, 2 तो आपकी ये हो गई, और एक आती है आपकी इक्विटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट। अब बताइए कौन सी है इक्विटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट? बताइए कौन सी है हाई? अच्छा, आगे चले। ये तो है आपकी थर्मली इंड्यूस। 4 हैं आपकी डायनामिक प्रेशर बेल्ट। जो बच गई है वो है 4 आपकी डायनामिक प्रेशर बेल्ट। तो यहां तक लिख लिया ना आपने? 3 है, मतलब 3 है आपकी थर्मली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट, जिसके अंदर 2 पोलर है और एक है आपकी इक्विटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर उसके बाद आती हैं 4 इसके अंदर डायनामिक प्रेशर बेल्ट। फिर क्या आती हैं? 4 डायनामिक प्रेशर बेल्ट। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना, मैं डायग्राम पूरा दोबारा से नहीं बनाऊंगा। इसके बाद आपको कल मैंने एक डायग्राम बनवाया था जो था आपका ट्राइसेलुलर। एक इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, रफली आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपको आई बटन में कल का लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको क्या करेंगे, देख के बनाएंगे। 29 मिनट्स के बाद आपको ये डायग्राम आपको बनता हुआ दिखाई देगा उस लेक्चर के अंदर। फिर हमने कुछ इस तरीके से ये जो हमने अभी सेल बनाए हैं इसको यहाँ पे बना के देखा था। इधर कुछ इस तरीके से ऐसे हमने हवाई बनाई थी, ये वही है। और इसका नाम भी हमने दिया था ट्राइसेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन ऑफ विंड। तो अब हमारा मेन जो फोकस है ना, जो बच्चों को समझ नहीं आया था, वो ये था कि हमने जो इन पोलर सेल्स के बारे में बात की, जो यहाँ पे हमने डोल्ड्रम की बात की, उसके बारे में उनको क्या चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल। तो लिखिए पहला पॉइंट डोल्ड्रम के बारे में। पहला पॉइंट है आपका डोल्ड्रम। इसके लिए तो एक अंग्रेजी में कहावत भी है, उसकी जो लाइफ है, उसका जो अच्छा करियर होता है या कैरियर होता है, मुझे ये बताइए, करियर होता है या कैरियर होता है? 95% जो बच्चे हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं, उसका कैरियर खराब हो गया। अरे कैरियर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला,
करियर होता है, ठीक है, सही शब्दों का चयन कीजिएगा इंटरव्यू के समय में। तो यहाँ पे इंग्लिश में ये बोला जाता है कि उसका जो करियर है डोल्ड्रम में है, मतलब क्या है, ना तो वो इम्प्रूव कर रहा है और ना वो डिग्रेड हो रहा, जहाँ है वो वहीं है। हमने देखा था ना ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि भाई वहाँ पे हवा ही नहीं है। जो जहाज होते हैं, जो शिप्स होते हैं, आज से 300-400 साल पहले वो अटक जाते थे 3-3 महीने। एग्जाम्पल दिया था मैंने कल के लेक्चर में आपको, बार्थोलोम्यू का। उसने क्या नाम दिया था जब वो कहाँ पे पहुंचा था, टिप ऑफ द अफ्रीका नाम दिया था। चलिए आप बताइए क्या नाम दिया था, नीचे कमेंट में ना धड़ाधड़ आप क्या कीजिए, आंसर करते जाइए, क्या नाम दिया था। केप ऑफ गुड होप, नो 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 नो, ये तो वहाँ के राजा ने चेंज करके बोला था कि इसका नाम ये नहीं, ये होना चाहिए। ओके, आप ढूंढते रहिए, आंसर आपको मैंने बताया था कल के लेक्चर में, रिवाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, डोल्ड्रम के बारे में लिखिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है डोल्ड्रम है, डोल्ड्रम और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये कैसा है, थर्मली इंड्यूस। कैसा है ये, थर्मली इंड्यूस। क्यों, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम इंसुलेशन इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। Because maximum insolation is available throughout the year in equatorial region, in equatorial region, full stop. Hence the average pressure is less than, hence average pressure is less than, कल के लेक्चर में बताया था मिली बार, 1013 मिली बार। अब ये इतना प्रेशर कम क्यों होता है, आंसर आपको पता है, लेकिन क्या है कि अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको ये इजी भी मिलेगा इसको कवर करने में। 1013 मिलीबार, हाँ, कारण लिखिए, बिकॉज द हीटेड एयर एक्सपैंड, द हीटेड एयर एक्सपैंड बिकम्स हायर, सॉरी हायर नहीं होगी, हायर तो वो जाएगी, बिकम्स लाइटर एंड राइज अप इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट। ये अब याद रख लेना, जैसे ही मैं बोलूं कन्वेक्शनल रेनफॉल हुई है, किस वजह से हुई है, जो यहां पे हवा ऊपर की तरफ जा रही है, किस लिए जा रही है भाई, सूर्य देवता मेहरबान है। यहाँ पे क्या बोले, बेटा तुम मेरे से थोड़ी सी गर्मी ले लो, मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, उसका मुझे ब्याज भी मिलता है, उसका जो इंटरेस्ट आता है ना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा मेरे से ले लो। यहाँ पे जो यहाँ पे वाटर बॉडीज होती हैं एब्जॉर्ब करती हैं, पानी गर्म होता है, और यहाँ पे क्या होगी, जो हवा होती है आसपास की वो होती है गर्म। अभी यही लिखवाया मैंने, गर्म होने के बाद हवा हो जाती है कुछ इस तरीके से, ये है ठंडी हवा, गर्म हवा कुछ ऐसे फैल जाती है। आ जाओ भाई कौन है मेरे पास, ये हुई एक्सपैंड, यानी सरफेस एरिया बढ़ा है। अब तो जैसे ही कोई चीज़ अपना सरफेस एरिया बढ़ाती है, वजन उतना ही है, तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ क्या करती है, अब ये उड़ना स्टार्ट करती है। लेकिन ये भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये ज़्यादा ऊपर तक अपने साथ पानी को कैरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट या फिर नॉर्मल लैप्स रेट। ये क्या होता है, जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे वो 6.5 डिग्री क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब ये 6.5 डिग्री क्या हो गई, ठंडी हो गई, यानी कि भारी हो जाएगी। अब ये उसका जो ऐसे हो गई थी ना, अरे मेरे सामने कौन है, तो इस तरीके वाली जो फीलिंग जब ऊपर जाके देखता है, अरे मेरे सामने तो बहुत सारी है, फिर ऐसे जाके सिकुड़ जाती है। तो अब क्या हुआ, ऊपर जाके ठंडी हो गई है। अब जो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा उससे बनेंगे इस तरीके के बादल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये बने क्लाउड, और ये जब बारिश करते हैं ना, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव रेनफॉल। जैसे आज जो यहाँ पे मेरे होम टाउन में हुई है, ये प्योर कन्वेक्टिव रेनफॉल थी। क्यों, बहुत तेज धूप थी, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा थी आज दोपहर के टाइम पे। यही कल जो बारिश हुई थी, कल भी वो कन्वेक्शनल रेनफॉल थी।
इसलिए दुआ कीजिए गर्मी इतनी बढ़े कि कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाए। अदरवाइज बीच में मत रहना, मतलब टेम्परेचर अगर बीच में होता है ना तब कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होती है। बस उसमें होता क्या है, अगर 30-32 के आसपास टेम्परेचर है ना तो गर्मी इतनी होती है कि ना तो वो बारिश के लिए अप्रोप्रिएट है और ना ही गर्मी गर्मी के लिए इतनी अप्रोप्रिएट है। गर्मी में तो गर्मी होती है भाई, वो अप्रोप्रिएट क्या, वो पसीने तो आएंगे ही। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, कन्वेक्टिव रेनफॉल समझा कि क्या होता है। ये आगे जब हम पढ़ेंगे ना मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में चला जाएगा, उतनी दूर तो नहीं जाएंगे अभी से। जब मॉनसून पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने कहाँ तक लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट गिविंग राइज टू ह्यूज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट। अब देखिए लेटेंट हीट क्या होती है, बताया था ना मैंने, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है वेपर। यहां से यहां तक जाने के लिए ये कैलोरी चाहिए, यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी, 670 प्लस कैलोरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब ये जो वेपर है किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो अपने अंदर से क्या हीट रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, बताइए, यस और नो, करेगा ना। तो ये क्या करेगा बताता हूं आगे, कॉमा मेकिंग दिस रीजन वार्म एंड मॉइस्ट। तो यहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर इधर से तो उठा लिया, ऊपर गई तो क्या हुआ, वेपर्स कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, लिक्विड, यानी कि पानी, यानी कि बारिश, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब वेपर के पास क्या थी, ये क्या थी, प्लस एनर्जी थी, ये 670 केल्विन के आसपास इसके पास क्या थी, एनर्जी थी। अब जैसे ही इसने क्या किया, अपने शेप को चेंज किया, यानी कि अपने जो स्टेट है उसको चेंज किया, वेपर से लिक्विड, ये रिलीज हो गई। इसलिए आपने देखा है कि जैसे ही बारिश होती है गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे अभी मुझे थोड़ा फील हो रहा है बारिश रुक चुकी है, तो यहाँ पे क्या है, इस रूम के अंदर ये स्टूडियो है। बार बार अगर आपको रूम सुनाई देता तो आप समझ जाइए यहाँ पे मैं बैठ के कभी पढ़ाई करता था, आज इसको मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए बार बार वही 5 साल की जो है ना दिमाग के अंदर रूम 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 आता है। कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेंगे कि ये स्टूडियो है कि रूम है, कोई नहीं, आपकी क्लास अच्छे से चलती रहेगी। इसी के साथ आप लिखिए दूसरा पॉइंट जो कि स्टार्ट होता है, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर ट्रफ। द इक्वेटोरियल लो प्रेशर ट्रफ एक्सटेंड मोर टू द नॉर्थ, extend more to the north. This trough is tied with position of sun, tied with the position of sun, and hence it shifts either northward or साउथवर्ड ड्यूरिंग समर। यही बताया है जो मैंने बोला था कि ये सूरज के साथ इधर को चले जाएगा, कभी इधर को चले जाएगा, क्योंकि जो अर्थ है वो कर रही है रिवॉल्व एंड रोटेट, दोनों चीज कर रही है। हाँ, इसके बाद लिखिए नॉर्थ और साउथवर्ड ड्यूरिंग समर एंड विंटर रिस्पेक्टिवली। यानी जो समर है उसमें जाएगी नदन साइड में, विंटर है उसमें चला जाएगा ये सदन, सॉरी ये नदन है, ये सदन है। अब इन सारी चीजों से होगा क्या, कॉमा डाल के लिखिए, गिविंग राइज टू मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, गिविंग राइज टू मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक आप ये लिख लीजिए आखिरी, द बेल्ट ऑफ डोलड्रम इज मोर प्रोनाउंस इन इंडियन ओशन, द बेल्ट ऑफ डोलड्रम इज मोर प्रोनाउंस इन इंडियन ओशन। ओके, अगला जो पॉइंट है आप हेडिंग लिखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है, इन दोनों एरिया की अब बात करने वाले हैं। इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर क्यों है, हवा नीचे आ रही है, अगर हवा ऊपर जा रही है वहां पे बनता है लो प्रेशर, अगर हवा नीचे आ रही है, जैसे यहां पे क्या है, हवा ऊपर जा रही है और इधर क्या हो रही है, हवा इस तरीके से नीचे आ रही है, तो यहां पे क्या बनता है, हाई प्रेशर। इसलिए इसका नाम है सब ट्रॉपिकल, क्योंकि देखिए ये है ट्रॉपिकल एरिया। अच्छा मैंने कहाँ बना दिया भाई, ये यहां बनेगा भाई हाई प्रेशर। तो
अच्छा, मेरे को लगा तो फिर ये यहाँ पे भी एरो यानी मैंने पहले सही लगाई थी, उधर भी गलत लगा दी मैंने। ये नीचे नीचे, इसके बाद ये घूमेगा इस तरफ, तो ये इस तरीके से ना आके ये इधर ऐसे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर क्यों बना है, इधर से हवा जा रही है ऊपर की साइड में और इधर आ रही है नीचे की साइड में, इसलिए ये हाई प्रेशर। इसी और एक और चीज़, हाँ मैं ये बता रहा था कि इसको क्यों बोला जाता है, ये ट्रॉपिकल एरिया है और ये टेम्परेट वाला एरिया है, तो ये इसके बीच का पार्ट है, तो ये क्या कहलाता है, सब ट्रॉपिकल। नाम थोड़ा सा आप समझिए कि किस जगह का जो नाम है वो क्यों रखा गया है, बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, 4-5 लाइनें लिखा देता हूँ, बाकी फिर आप बुक में से इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप आइडिया ले पा रहे हैं कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो लिखिए, यहाँ पे हम लिख रहे थे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये होती है बिटवीन 30 से 35 नॉर्थ एंड साउथ। और ये कैसी होती है, ये डायनेमिकली प्रोड्यूस हाई प्रेशर बेल्ट है। अगला पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज डायनेमिकली प्रोड्यूस हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसा क्यों, अगले पॉइंट में लिखिए, बिकॉज ऑफ शिंकिंग एंड सेटलिंग ऑफ एयर। क्या हो रही है, एयर यहां पे सेटल हो रही है, बिकॉज ऑफ सिंकिंग एंड सेटलिंग ऑफ एयर, हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड। अरे कहां गया, हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड। डन। तो एक और लाइन लिखवा दूं, हाँ आगे ये लिख लीजिए, द एयर दैट राइज ओवर इक्वेटर, द एयर दैट राइज ओवर इक्वेटर स्टार्ट फ्लोइंग पोलवर्ड, स्टार्ट फ्लोइंग पोलवर्ड, यानी कि ये हवा ऊपर गई, अब ज्यादा ऊपर जा नहीं सकती, तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, स्टार्ट मूविंग पोलवर्ड एज एंटी ट्रेड। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एज एंटी ट्रेड और अपर लेवल वेस्टर्ली, अपर लेवल वेस्टर्ली, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, which due to cooling become denser and subside, कूलिंग एंड सबसाइड। और जहां से इस जोन को ना एक और नाम दिया जाता है, ये भी लिख लीजिए, दिस जोन इज द ओरिजिन ऑफ ट्रेड विंड एंड वेस्टर्ली। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए, दिस जोन इज द ओरिजिन ऑफ ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी इसकी बात कर रहे हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। कहां से कहां तक है, इसकी लोकेशन लिखिए, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। और ये कैसा है, डायनामिकली इंड्यूस, लिख लीजिए, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड डायनामिकली इंड्यूस। अगला पॉइंट, यहां पे क्या होता है, जोन ऑफ कन्वर्जन ऑफ वार्म वेस्टर्ली, यानी कि गर्म कौन सी है, वेस्टर्ली, WW से आप याद रख लीजिएगा। और कोल्ड, इसमें ठंडी कौन सी है, ईस्टर्ली। ठीक है, इसको याद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, WW, फिर उसके बाद ये CE। इसके बाद एक लाइन और लिख लीजिए, दिस बेल्ट इज कंटिन्यूअस इन सदर्न हेमिस्फीयर, दिस बेल्ट इज कंटिन्यूअस इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए कंटिन्यूअस है क्योंकि वहां पे कोई भी लैंड मास नहीं है, लिख लीजिए ये, फिर आप भूल जाएंगे। बट इन नदर्न, दिस बेल्ट इज कंटिन्यूअस इन सदर्न हेमिस्फीयर, बट इन नदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ लैंड मास इट इज ब्रोकन। क्या है ये, इट इज ब्रोकन, फुल स्टॉप। एक आखिरी लाइन लिख लीजिए, अ परमानेंट लो प्रेशर बेल्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर इज फाउंड ओनली, 2 जगह पे मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, नाम लिख लीजिए,
एल्टुवियन लो, ये पहली लोकेशन है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। फिर उसके बाद है आइसलैंडिक लो, लिख लीजिए, ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका हाई प्रेशर बेल्ट, और वो भी कौन सी, पोलर वाली बात करते हैं। अभी हमने उस टाइम ये वाली बात की थी, अब ये वाली बात कर रहे हैं। बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है बताने के लिए, उसके आगे वाला हिस्सा है। इट फाउंड कंसिस्टेंटली, यानी कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में बता रहा हूं मैं। इट फाउंड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, इट फाउंड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पोलर रीजन, इन द पोलर रीजन। और ये क्यों होती है थ्रू आउट द ईयर? कॉज्ड बाय सब्सिडेंस ऑफ कोल्ड लेयर फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर से जो बर्फ गिरती रहती है ना, उसकी वजह से। आखिरी लाइन लिख लीजिए। अच्छा, कॉज बाय सब्सिडेंस ऑफ कोल्ड लेयर फ्रॉम अबव। इसके बाद आगे लाइन लिखनी है, द सबसाइडिंग एयर देन फ्लो ऑन सरफेस, द सबसाइडिंग एयर देन फ्लोज ऑन सरफेस एज कोल्ड पोलर ईस्टर्ली, एज कोल्ड पोलर ईस्टर्ली। तो हमने क्या किया, एक डेडिकेटली आपको 26 मिनट और एक्स्ट्रा इसके ऊपर प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप कैसे यूज़ करते हैं अपने किसमें, हाँ, आंसर राइटिंग में, ठीक है। थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से आप किसी भी मान लीजिए 30 वर्ड्स के लिए आ गया, आता है ना राइट ए शॉर्ट नोट, जब आप मैप पॉइंटिंग करते हैं तो ये जो 2 पॉइंट आपको मैंने बताया था, आइसलैंडिक लो एंड एल्टुवियन लो, तो ये आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे कहाँ पे है ये मैप के अंदर। ओके, अच्छा, माउंट शास्ता अनअकैडमी क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब यूपीएससी का इतना फेवरेट क्यों है? माउंट शास्ता फेवरेट क्यों है किसका? यूपीएससी का, क्योंकि वो पैरासाइटिक टाइप ऑफ वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। हमने जो अपना आखिरी जो पॉइंट यहाँ पे लिखा था, लोकल विंड और जो हवा है उसके बारे में हमने देखा था। प्राइमरी यानी कि पूरे प्लैनेट के ऊपर जो चलती है, तो उसके बाद था सेकेंडरी जो थी सीजनल विंड, जैसे कि आपकी मानसून है। उसके बाद देखा था हमने लोकल विंड जो कि है आपका तीसरे नंबर पर था, जिसको सेकेंडरी टर्सरी सर्कुलेशन, जिसमें आपका आ गया था चिनोक, फोन, सिरोको, हर्मेटान, बोरान और मिस्ट्रॉल। ये क्या थी, कुल मिला के 6-7 हैं जो अभी हमने यहाँ पे लिखी है, और एक और लिखी थी लू है आपकी इंडिया के अंदर जो चलती है। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्या बोलते हैं, हवा को डिफाइन करते हैं, किनकी शब्दों के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो बेयर हैं इनके द्वारा बताई गई जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। इन्होंने क्या बोला, जो विंड है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ के लिखना होगा, जो विंड है वो क्या है, हवा की एक खास एक प्रॉपर्टी है, यानी कि हवा की जो मूवमेंट है वो विंड कब कहलाएगी, अगर वो हॉरिजॉन्टल है, जमीन के प्रोस्पेक्टिव से, तो वो क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। ये किसने बोला था, बेयर ने। यहीं पे कौन आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं थ्रेबार्ता। अब थ्रेबार्ता ने क्या बोला कि जो हवा है वो क्या करती है, वो पैरेलली मूव करती है अर्थ सरफेस के, यानी कि दोनों ने कुछ अलग नहीं बोला, एक ही बात बोली है। तो ये आप लिख लीजिए, थ्रेबार्ता के द्वारा ये बताया गया था कि जो विंड है वो क्या करती है, पैरेलली मूव करती है अर्थ सरफेस के। ठीक है, यहाँ तक आपका ये डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ये अर्थ सरफेस। डन। अब इसके बाद देखिए, जो ये मूवमेंट ऑफ एयर है ये किस वजह से होता है, ये जो हमने मूवमेंट ऑफ एयर लिखा है इसके बारे में देखिए, हमने लिखा है ना कि एयर वर्टिकल मूव करती है। बताइए एयर क्या करती है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो एयर है, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एयर वर्टिकल मूव करती है।
अब एयर वर्टिकल मूव क्यों करेगी? क्योंकि इसको क्या मिली है? हीट मिली है, ठीक है। जैसे ही हवा को हीटिंग मिलेगी, जैसे ही हवा को हीटिंग मिलेगी तो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे ही हवा ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, वर्टिकल जाना स्टार्ट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। अब बिजली वाला नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। ये है, इसको क्या बोला जाता है? करंट बोला जाता है। अब जब हवा क्या जाती है? वर्टिकल जाती है। वर्टिकल क्यों गई? उसको मिली हीटिंग। जैसे ही वो वर्टिकल पहुंचेगी तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है? कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये रिलेशनशिप आप थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद देखिए, जैसे जैसे हवा ऊपर जाती जाएगी क्या होगी? ठंडी होगी। यहां पे क्या होते हैं? एक साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है। जैसे हीटिंग आई है, हीटिंग के लिए यहां पे क्या होगा? अब यहां पे साइंटिफिक होगा अप ड्राफ्ट्स। क्या होता है? अप ड्राफ्ट्स, यानी कि हवा अब ऊपर की तरफ जा रही है। अगर जब ये कूलिंग हो रही है, कूल होने के बाद क्या होती है? हवा नीचे आती है। नीचे को क्या बोलते हैं? डाउन। बस आगे ये लिख लीजिए, डाउन ड्राफ्ट्स, काम खत्म, ठीक है। अब ये तो था हमारा थोड़ा सा बेसिक, हमने समझा है हवा के बारे में। हवा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग यहाँ पे इतने दिनों से नाम ले रहे थे, हमने इसको एक कोडिफिकेशन कर दिया एज पर ज्योग्राफी ऑप्शनल। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हवा जो ऊपर जा रही है और जो यहाँ पे ग्राउंड पे मूव कर रही है, इसके ऊपर क्या लगती है? कुछ फोर्सेस लगती हैं। यही हमारा क्या है आज के कोर्स ऑफ डिस्कशन का मेन एजेंडा है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए क्या देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या लगता है? प्रेशर ग्रेडियंट। बताता हूं सिंपल भाषा में, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल भाषा में बता दूंगा। प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? आपसे एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे इस हाथ में, मेरा आपको ये ऑप्शन दिया, जो हाथ आप मेरा चूज करेंगे उसमें जो भी गिफ्ट होंगे, जो भी मनी होगी, वो सारी आपकी हो जाएगी। शर्त यह है कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि कौन से हाथ में क्या है। मेरे इस हाथ में है 10 करोड़ रुपीज और इस हाथ में है 10 रुपए, तो आप कौन से हाथ को चूज करोगे? ए या बी? एक हाथ में है 10 करोड़, एक हाथ में मात्र 10 रुपए, किसको चूज करोगे? ऑब्वियस ही बात है 10 करोड़ को चूज किया जाता है। यही हवा के पास होता है। हवा क्या करती है? वो जैसे ही होती है लो पे, वो कहाँ मूव करती है? लो वाली मूव नहीं करती, हाई वाली मूव करेगी, ठीक है। तो ये मूव क्या करती है? इस तरफ। और जैसे बोलते हैं ना कि कमजोर को तो कोई भी उठा के फेंक देता है, तो इसी तरीके से ये है क्या? वेट में, मतलब वजन में क्या है? लाइट है। और ये क्या है? ये जहाँ पे हाई प्रेशर है, हवा ठंडी है तो क्या होगी? थोड़ी सी हैवी होगी। अब ये जो हैवी हवा है बहुत स्पीड से फ्लो करती है लो प्रेशर की तरफ, इसको बोलते हैं रशिंग ऑफ एयर, यानी कि हवा बहुत स्पीड से आ रही है। अब जब ये हवा रश करती है, यहाँ पे आती है, अच्छा एक और टर्म मेडिकल में यूज़ किया जाता है रश का, वो अभी समझाता हूँ। तो जब ये हाई प्रेशर से हवा यहाँ मूव करती है, इसको अपवर्ड लिफ्ट कर दिया जाता है। जो टेंडेंसी है हवा की हाई से लो की तरफ जाने के क्या कहलाता है? प्रेशर ग्रेडियंट। क्या कहलाता है? प्रेशर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोला जाता है। अब एक और चीज बताइए, ये जो हवा है किसके नजदीक है? ये जमीन के नजदीक है कि नहीं है? बताइए। जमीन के नजदीक होते ही जैसे ही हवा मूव करती है ना, यहाँ से यहाँ, इसको रोकने के लिए कौन है? जमीन है। और जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे चल रहा हूँ ना, मैं क्यों चल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पैरों के बीच में और जमीन के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। तो बताइए, जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगा, कौन सा दूसरा फोर्स आ जाएगा मोशन के अंदर? फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। एक और फोर्स आएगा यहाँ पे, बताते हैं कौन सा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने फोर्स लिख दिया है। अब जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कहाँ पे हो रही है? हॉरिजॉन्टल हो रही है, सरफेस के पास हो रही है। ये सारी जो मूवमेंट है, जितना भी ये ताना बाना चल रहा है, जो भी कुछ हो रही है, ये प्रोसेस किसके अंदर हो रही है? एक हमारी सर्कुलर सी जो अर्थ है, जिसको हम धरती बोलते हैं, ये इसके अंदर हो रहा है ना। क्या धरती स्टेगनेंट है देखने के लिए? अच्छा अब हवा चल रही है, चलो मैं भी देखती हूँ कैसे चलते हो। नहीं भाई, हवा, धरती ऐसे नहीं करती। धरती क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ना भैया, अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है। और जैसे ही किसी रोटेटिंग बॉडी के अंदर अगर कोई मोशन होती है, उसके ऊपर एक और फोर्स लग जाती है, उसको क्या बोला जाता है? सी, यहां पे मैं मेंशन करने वाला हूं, कॉरियोलिस फोर्स बोला जाता है।
3 बार रिपीट कीजिए। क्या, कौन सा फोर्स लगता है? कॉरियोलिस फोर्स। आज बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे कॉरियोलिस फोर्स को। कॉरियोलिस फोर्स ना आपके मैथमेटिकल ऑप्शनल में भी आता है, वहाँ पे बहुत 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 लंबी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। मैं लेक्चर कंडक्ट कर रहा था अपने लास्ट जो इंस्टीट्यूट जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर, मैंने कंप्लीट किया। तो एक मैथमेटिक्स जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं वहाँ पे, वो मेरे लेक्चर को सुन रहे थे बड़े ध्यान से। तो उन्होंने लेक्चर खत्म होने के बाद ना पता क्या बोला, सर आज पहली बार मुझे समझ में आया कॉरियोलिस फोर्स ऐसा लगता है। नहीं तो उन्होंने बताया सर मैं जब भी करवाता हूँ ना अपने ऑप्शनल में कॉरियोलिस फोर्स को सीधा मैथमेटिकल टर्म में समझा देता हूँ। बोला आज मुझे समझ में आया कि अच्छा कॉरियोलिस फोर्स को ऐसे समझाएं तो बच्चों के दिमाग में एकदम बैठ जाता है। फिर मैंने सर्वे करवाया, जो क्लास के बच्चे थे जिनको मैंने ये टॉपिक समझाया था, मैंने सबसे ना अगले दिन टेस्ट लिया, सरप्राइज टेस्ट, क्लास के अंदर ही ऑनलाइन चल रहा था वो। तो मैंने उनसे पूछा बताइए बता किन किन को ये समझ में आया, सब ने आंसर सही दिया। तो यानी कि ये बिल्कुल सिंपल सी सटीक सी, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बता दूं ना, आप उसको अपनी लैंग्वेज में क्या कीजिए, डेवलप करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या है, आपको उस चीज़ को समझने में, रिटेन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यस और नो? अरे थोड़ा एंथुजियास्ट रहिए आप पढ़ाई करते वक्त। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें क्या ले आई है, पिक्चर में ले आई है। चौथी क्या होती है, बाय 1 मतलब बाय 3 गेट 1 फ्री आई जाती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की बाहर की तरफ लगता है। समय आने पे बता दूंगा मैं आपको। यह है आपका डी, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए, यह हमने क्या किया, इसको यहां पे मेंशन कर दिया। अब एक एक जो यहां पे हमने प्रेशर लिखा है ना, इसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे बच्चा बोलिए, बच्चों बोलिए, यू आर नॉट सिंगुलर। काफ़ी बच्चे देखते हैं लेक्चर्स को। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप यूट्यूब पे डालते हो, वहाँ पे तो इतने व्यूज़ नहीं आते, फिर भी आप मल्टीपल टाइम बोलते हो। अरे वाह, क्या कमेंट आ रहे। यहाँ पे यूट्यूब पे तो बाद में जाती है, उससे पहले यहाँ पे क्लासेस हो जाती हैं। तो मैंने क्या बोला था कि यूट्यूब पे जो क्लासेस है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि मेरी क्या थी, कमिटमेंट थी। तो किसी ने कहा है कि अगर आप अपने बोले हुए शब्दों पे बोलते ना कि अपनी कथनी और करनी में कोई फ़र्क ना रहे तो लाइफ थोड़ी सी अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना हिडन प्रेशर बना हुआ था कि मैंने अपने चैनल पे बोला था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। नहीं पढ़ा पाया किसी भी कारणवश, तो अब समय मिल रहा है तो आपको पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, प्रेशर ग्रेडियंट। सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट कर ली प्रेशर ग्रेडियंट की, साथ के साथ आप शॉर्ट पॉइंटर बनाते जाइए। ये हाई टू लो प्रेशर क्या करती है, हाई टू लो प्रेशर मूव करती है। और जैसे ही हाई टू लो प्रेशर क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अब यहां पे आपके लिए एक बोनस पॉइंट देता हूं मैं यहां पे, कि यहां पे हमने वेलोसिटी शब्द क्यों यूज किया, ये शब्द यूज क्यों नहीं किया। थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर घुसेंगे। अभी क्या करेंगे आप, थोड़ा सा फिजिक्स में घुसेंगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। यहां पे अगर मैं ऐसे 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 जैसे भी पहुंचा, ये क्या कहलाया, डिस्टेंस कहलाया। और यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिए, क्या होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की सिंपल सी भाषा, ये पॉइंट ए आपका, ये पॉइंट बी आपका। सिंपल सा सवाल बताइए, आंसर बताइए, इनका सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा। आप बोलेंगे सर इनको सीधा कनेक्ट कर दो, ये हो जाएगा इनका सबसे छोटा आंसर। बेटा इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्प्लेसमेंट यानी सबसे छोटे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और जब बात आती है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन में आ जाती है वेलोसिटी का स्क्वायर बाय टाइम। अगर कुछ मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पे मेरा मेन है सिर्फ आपको वेलोसिटी यहाँ पे बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे वी स्क्वायर, जो भी एग्जैक्ट फॉर्मूला मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वेलोसिटी यहाँ पे पिक्चर में। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन की बात आती है डिस्प्लेसमेंट पिक्चर में फ्री ऑफ कॉस्ट चल के आ जाता है। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए आता है क्योंकि उसी के ऊपर तो फॉर्मूला बना है। समझ में आ गया। अगर कहीं पे भी आपको दिखता है कि भाई वेलोसिटी है, काट के वहां पे स्पीड मत कर देना, पूरा गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नीचे बताइए मुझे, अभी कमेंट करके बताइए ये किस किस को समझ में आ गया। बताइए कि अगर मैं इसको ऐसे जाऊंगा, ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, तो ये क्या कहलाया मेरे लिए, ये कहलाया डिस्टेंस।
डायरेक्ट अगर उसके ऊपर पहुंचता हूं तो क्या कहलाएगा, ये डायरेक्ट पहुंचने पे कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं टाइम के साथ इसको देखूं मेरी वेलोसिटी आएगी। अब जब देखिए हवा है, जब हवा मूव कर रही है किस पे, हाई टू लो, वो ऐसे घूम घाम के जाएगी? अरे नहीं भाई, उसको सीधा रास्ता मिल रहा है तो सीधी जाएगी। इसलिए यहां पे हमने क्या यूज किया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हुए शब्द का आपको बताया कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रेशर ग्रेडियंट हाई है तो वेलोसिटी हाई होगी, प्रेशर ग्रेडियंट कम हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ये तो हमने क्या बताया, बिल्कुल सही, ये हमने सिंपल सी बेसिक चीजें बताई। अगर हम इसको क्या करें, मैप में बनाने की यहां पे बात करें, अच्छा ये 3 है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड अभी मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं मैपिंग की, इनको दिखाया जाता है आइसोबार की फॉर्मेट में, इनको दिखाया जाता है आइसोबार, मतलब आइसोबार यूज किया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि कहां पे कितना प्रेशर ग्रेडियंट है। अगर क्या हो क्लोजली स्पेस्ड, कौन, आइसोबार, इसका क्या मतलब होगा, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है। लिख लीजिए, आइसोबार अगर क्लोजली हो तो क्या मतलब बनता है इसका, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है। स्टीप प्रेशर, छोटे यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक। इसके बाद आता है आपका, अगर यहां पे क्लोजली है, इसका अगर उल्टा हुआ तो क्या हुआ, हाइयर वेलोसिटी है विंड में, ठीक है, स्टीप प्रेशर एंड देयरफॉर हाइयर। अच्छा ये सेकंड टॉपिक नहीं है, एक तो क्लोजली है और दूसरा फिर क्या होगा, इसके अंदर हाइयर विंड वेलोसिटी होगी। डन। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मुझे बताना था कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसके, आइसोबार के। डन, खत्म, ओके। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको याद कर लीजिए। हाई टू लो, वेलोसिटी, मैप में अगर इसको मैप में इसको डिपेक्ट करते हैं आइसोबार के, आइसोबार लाइंस के थ्रू। आइसोबार में ये जितने क्लोज होंगी यानी कि उतनी स्टीप है, और जितनी यहां पे क्या होगी, स्टीप होगी, हाइयर विंड वेलोसिटी होगी। और इसको रिप्रेजेंट किया था, अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं, हाइयर विंड वेलोसिटी। यहां तक कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने देख लिया कि इसको परपेंडिकुलर बना के दिखाया जाता है। और जब हम बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स की, ये कैसी है, एक इमेजिनरी, ये हमारी कल्पना है, ठीक है, कि ऐसी ऐसी कोई कोरियोलिस फोर्स होती होगी। और जब हम बात करते हैं कि कोरियोलिस फोर्स कहां कितना लगता है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स हमेशा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस तरीके से, अगर आप कहां पे हैं, इक्वेटर पे, जिसको हम यहां पे 0 से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होती है पोल पे, यानी पोलर जो एरिया होता है वहां पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा आपको दिखाई देती है। इसलिए जब हवा देखते हैं यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में चलती है, और जब हम हवा यहाँ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से, अरे ऐसी बनती है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्शन में क्या करते हैं, हवा को बना के दिखाते हैं। यस और नो? तो ये बताया, मतलब इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, कोरियोलिस फोर्स नियर टू 0, मतलब ना के बराबर लगती है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम लगती है पोल के ऊपर। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, जैसे जो अर्थ की रोटेशन स्पीड है, यानी कि अगर मैं इसको किस में करूं, दूसरे शब्दों में आपको समझाना स्टार्ट करूं, इक्वेटर पे अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड होती है वो होती है मैक्सिमम होती है, और वहीं पे क्या हो रही है, कोरियोलिस फोर्स नियर टू द 0, यानी कि ये स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? और स्पीड ऐसे नहीं कि हर किसी चीज़ की स्पीड, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अर्थ वाली, ठीक है, अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहां पे अर्थ की रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब हमें यह समझना है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है आगे करता, मतलब ये जब कहां बढ़ेगा, ये तो हमने देख लिया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अर्थ की रोटेशन की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो है कई सारी चीजों के, वही तो लिखना है। अब ये जो साइन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ये जो साइन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ये इस तरीके से लिखा जाता है, कहीं आप इसको एक फॉर्मूला समझ के, हर बार आप भी ऐसे टेढ़ी लाइन खींचो तो माइट भी गलती हो सकती है। तो सबसे पहले ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। क्लियर? इसके क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा बताइए, और क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो सकती है? मास ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि वो कितनी भारी है कितनी हल्की है, मास ऑफ मूविंग बॉडी। बहुत बढ़िया। एक होता है जो लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं या यहाँ देख रहे हैं, यानी कि साइन ऑफ लैटिट्यूड। इन तीनों के क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो भी हमने ये चीजें लिखी हैं, इसको क्या बोला जाता है? फेरेल्स लॉ बोला जाता है। आप कहीं पे इसको ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, ये है फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ पढ़ा था ना, ये वही पर्सन है जिन्होंने इसको नाम दिया था, क्योंकि इनको ये बताना था कि भाई ये जो इक्वेटर से हवा है पूरी आगे तक क्यों नहीं जाती। ये बताया था ना कि ये इस तरीके से यहाँ पे जाके रुक जाती है, ये पूरी पोल पे नहीं जाती, इधर एक और हवा होती है, इधर एक और एक सेल होता है, कुछ इस तरीके से बताया था ना फेरेल जी ने। तो ये क्यों था उसका एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या दिया था, अपना लॉ बताया था। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको कंबाइन करते हैं, जो कोरियोलिस फोर्स है इसको कंबाइन करते हैं किसके साथ? जो प्रेशर ग्रेडियंट है। देखिए, जो कोरियोलिस फोर्स है वो सिर्फ किसको इम्पैक्ट करती है? डायरेक्शन को, स्पीड को इम्पैक्ट नहीं करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। जो कोरियोलिस फोर्स है ओनली इम्पैक्ट डायरेक्शन। और यहां पे हमने क्या देखा था, यहां पे डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड को भी इम्पैक्ट कर रही है। कौन? प्रेशर ग्रेडियंट। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर आपसे कभी कोई ये पूछे सिंपल भाषा में, मुझे ये बता दीजिए प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स में क्या फर्क है, आप आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। तो अब मैं इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ, मतलब इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फिजिक्स के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स करवाऊं या ज्योग्राफी के हिसाब से? चलिए ज्योग्राफी के हिसाब से करवा देते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स काम गया भाई। अच्छा, हमने पहले कोरियोलिस कर लिया, चलो कोई बात नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, फ्रिक्शनल फोर्स किस हाइट तक लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, ये एप्लीकेबल है ओनली 1000 मीटर। 1000 मीटर तक क्या लगती है? फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है? हवा की स्पीड को बढ़ाएगी या कम करेगी? ये स्लो करती है। ये क्या करती है? स्लो करती है। ओके, उसके बाद मुझे बताइए यहाँ पे वेलोसिटी आएगी या विंड आएगी? बताइए 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 बताइए। ये स्लो करती है स्पीड को। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हवा हमेशा ऐसे सीधी नहीं जाएगी। मान के चलिए ये एक पूरा क्या है, लैंड मास है, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है। तो अब हवा देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये आपका आता है प्रेशर ग्रेडियंट, वो हमने देख लिया है। इसके लिए हम यूज करते हैं वेलोसिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, हवा इधर भी जाएगी, ठीक है, ये हवा इस तरफ भी जाएगी, ये इधर भी मूव करेगी। तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो यहां पे आएगा स्पीड। ठीक है, यहां पे हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? स्पीड के कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करेगी? कोरियोलिस फोर्स को कम करेगी है। तो यहां पे हमने क्या देखा, जैसे आपके लास्ट ईयर हमने देखा ना, ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों को इंपैक्ट करती है। एज इट इज ये भी स्पीड को क्या कर रही है? कम कर रही है, और डायरेक्शन को भी क्या कर रही है? इंपैक्ट कर रही है। कैसे? जो कौन सा है फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? रिड्यूस करता है। किसको? कोरियोलिस फोर्स को रिड्यूस करता है। यानी कि आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी लेके चल सकते हैं। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
वैसे होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जहाँ कोरियोलिस फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स कम। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा तो कोरियोलिस फोर्स कम होगा। ये एक पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आप इतना लिखिए। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 मिनट तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ ताकि मैं पानी पी पाऊँ। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कहां लगता है, जहां पे जमीन है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगती है। क्यों? ये पूरा लैंड डोमिनेटेड है। लैंड डोमिनेटेड मतलब 80% जो एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैंड डोमिनेटेड है। सदन में क्या है, अरे सदन में तो पानी ही पानी है, सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ही पानी है। वहां पे तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा ज्यादा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे ना के बराबर होता है, क्योंकि लैंड मास है वहां पे, डोमिनेट नहीं करता। वहां पे क्या डोमिनेट करता है, वहां पे तो बस पानी का राज है। तो इधर क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी और जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। कहां पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। और जितनी हमने ये क्या की हैं, 3 फोर्सेस पढ़ी हैं, इनको क्या करें, अगर एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में अगर मैं आपको बना के दूं तो ये पता किस तरीके की बनेंगी? ये इस तरीके से बनेंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रेशर डिफाइन करेंगे। हम कौन से प्रेशर के बिटवीन क्या देख रहे हैं, इनकी मूवमेंट को देख रहे हैं। हम 1020 मिलीबार से इसकी जो मूवमेंट है कहां तक देख रहे हैं, मतलब 1000 से 1020 के बीच में देख रहे हैं। अब हमारा जो मेन है, यानी हम सबसे पहले क्या करें, ये एक पॉइंट मान के चलते हैं, ठीक है। यहां पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लगेगा प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा, ठीक है। ये लग रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये प्रेशर ग्रेडियंट है, तो इसके साथ में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको बोलते हैं ना, सरफेस विंड जिसको बोलते हैं, ये सरफेस विंड है। तो हमने क्या देखा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कब लगता है, जब हवा नियर टू द ग्राउंड उड़ती बोल रहा हूँ मैं, ये जब नियर टू द ग्राउंड बहती है या फिर मूव होती है, उसको कम करती है। कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबॉलिकली डायग्राम हम कैसे दिखाते हैं, ये इस तरीके से हम शो करते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो कि डिपिक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स आपका किस तरीके से मूव होगा, ये कुछ इस तरीके से कोरियोलिस फोर्स मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली एंगल्स मैं आपको नहीं बना के दिखा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा कि 45 डिग्री पे लगता है, ये डायग्राम में क्या होगा, रिप्रेजेंटेबल नहीं होगा। तो इस लेवल पे आके कभी आप जो एंगल है ना वो मत यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो डायग्राम है वो क्या नहीं होगा, एंगल को जस्टिफाई करता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए सिर्फ आप ये कुछ इस तरीके से दिखा दीजिए। लेकिन हाँ, जहाँ मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ना, आप क्या कीजिए, डायग्राम में तो शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, लेकिन जब आप मेन एग्जाम लिखेंगे ना, मेन एग्जाम में आपको कैसे लिखना है बताता हूँ। मेन एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है। ये जो फिगर है, ये जो आपने बनाई है ना, इसके नीचे इस तरीके से लिखना है। ये फिगर है किस चीज की, ये फिगर है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। इन बैलेंसिंग, अब बताइए किस किस को बैलेंस कर रहा है ये किस किस को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स को, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। ये आपको क्या लिखना है, इस तरीके से ये डायग्राम बना के नीचे इस तरीके से डायग्राम के नीचे लिखेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप पूरी इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे, इससे होता क्या है कि आपका जो डायग्राम है ना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। माइट भी ये हो सकता है आपके पास स्पेस कम बची हो, टाइम कम बचा हो, तो आप इस तरीके से बना के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए
ये तो आपको फिर भी लिखना है डायग्राम, आपको जो यहाँ पे जो बना के दिखा रहे हैं वो डायग्राम आपको तब भी बनाना है। अब यहाँ पे एक जो ये है ना, ये आपका फोर्स बच गया है। ये बेसिकली हम कब करेंगे, जब ग्रेडियंट विंड पढ़ेंगे ना तब इसको पढ़ेंगे। देखिए ग्रेडियंट विंड क्या होती है, ये हमेशा इस तरीके से जो क्लोज सर्कल होते हैं ना तब आपकी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। और ये मतलब एक टॉपिक है जियोस्ट्रॉफिक, करवा देता हूँ, उसके बाद ये ग्रेडियंट विंड आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो करें हम अपना जियोस्ट्रॉफिक। अगर आपको ये तीनों समझ में आ गए ना तो जियोस्ट्रॉफिक कैसे यहाँ पे वर्क होता है, मतलब जियोस्ट्रॉफिक होती क्या है, आपको समझ में आ जाएगी। क्यों समझ में आ जाएगी, अभी आपने फ्रिक्शनल फोर्स में ये देखा ना कि इसका इन्फ्लुएंस एरिया कहाँ तक का है। बताइए जियोस्ट्रॉफिक विंड का इन्फ्लुएंशियल एरिया कहाँ तक का है, इसका इन्फ्लुएंशियल एरिया है 1 किलोमीटर। उसके ऊपर कोई यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती। तो चलिए भाई, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती, प्रेशर ग्रेडियंट है, और प्रेशर ग्रेडियंट इतना ज़्यादा होता है, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस ईच अदर करते हैं। और जिसकी वजह से आपको इस तरीके से एक 3D डायग्राम में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना के शो कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको ओके ये क्या है, 3D डायग्राम है किस चीज का, जहां से ये ऊपर इस तरीके से आपको उठते हुए दिखाई दे रही है। चलिए मैं इसको पूरा कर देता हूं। जहां से आपको ये हवा ऊपर की तरफ, मतलब ये जो ऊपर बंप दिख रहा है ना, ये है आपका लो प्रेशर एरिया। जहां ये नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे नीचे आपको क्या दिखाई देगा, हाई प्रेशर एरिया। जब जेट स्ट्रीम करेंगे इसका एक प्रॉपर आपको मैं रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका जो उस वक्त कनेक्टिविटी बन जाए। अब जियोस्ट्रॉफिक क्या होता है, यहीं से आगे फिर कनेक्ट होगी आपकी जो जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक है ना, वो कुछ इसी तरीके से आपको कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। बस ये डायग्राम ना हमेशा जब भी बनाएंगे, जो आपके एग्जाम होंगे उसके अंदर आपको 3D बनाना है, क्योंकि जैसे ही आप 3D डायग्राम बनाते हैं एक एक्स्ट्रा बोलते हैं कि देखने में भी मज़ा आता है। और जब ये आप हाई प्रेशर लो प्रेशर हो रहे कि यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से चुन्नू मुन्नू खड़े होते हुए दिखाई देंगे, और वो चिल्लाएंगे ए देखो मेरे ऊपर क्या आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। तो एग्जामिनर इस शक्ल को देख के एकदम मस्त हंस पड़ेगा, एंजॉय करेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा मत कर देना, पता चले उसको कार्टून पसंद नहीं है, आपने कार्टून पे कार्टून बना के दे दिए, वो बेचारा ये किसकी कॉपी है, ये कार्टूनिस्ट है या फिर एक IAS ऑफिसर की है। तो हर चीज़ क्या होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड को स्टार्ट करते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड के अंदर हमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या देखना है, ये पैरेलली मूव करती है किसके, आइसोबार के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए आप। ये हम कर रहे हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। लिख लिया आपने कि ये सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये है पैरेलली मूव करती है। लेकिन जो रेगुलर विंड होती है वो पैरेलल मूव नहीं करती। क्यों नहीं करती, वहां पे हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, वहां पे आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए ये क्या हो रही है, पैरेलली मूव कर रही है। यहां पे फिर क्या, जो सेकंड पॉइंट है वो आपको क्या लिख रहा है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो क्या हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। कोरियोलिस फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस। यानी कि आप ये लिख लीजिए, या इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, ये आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बोथ बैलेंस्ड ईच अदर। ये आपको फिनोमेना देखने को मिलता है जियोस्ट्रॉफिक विंड में। हाँ, डायग्राम में बनवा दूंगा कि ये कहाँ पे होता है, कैसे ये वर्क करता है। इसके लिए ना एक लॉ भी दिया गया है। क्या दिया गया है, एक लॉ भी दिया गया है। उस लॉ का पता क्या नाम है, अरे पर्सन का नाम है, बाय मतलब ये खरीदने वाला नहीं है, ये बाय बैलेट। अब देखिए ये लॉ कहता क्या है, जब भी हवा चल रही है, जब भी हवा चल रही है किसमें, नदन हेमिस्फीयर में, तो आपको करना क्या है, लेट सपोज मेरे सामने नदन हेमिस्फीयर है, मैं नदन हेमिस्फीयर को इस तरीके से देख रहा हूं। क्यों, हवा मेरी पीठ के ऊपर आकर टकरा रही है। हवा क्या हो रही है, मेरी पीठ पे आकर टकरा रही है। तो देखिए मैं बिल्कुल ऐसे लूज खड़ा हूंगा ना, तो होगा क्या, मैं बिल्कुल ऐसे
मेरे को इस हाथ के ऊपर जो मेरा लेफ्ट हैंड है क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर सा फील होगा, क्या होगा, एक प्रेशर फील होगा कुछ इस तरीके से। ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न में इसका क्या हो जाएगा, हाँ बताइए, सदर्न में रिवर्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया, सदर्न में ये रिवर्स होता है। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगती है, अगर आप जमीन पे खड़े हैं, अगर ऊपर आसमान में है ना तब ये फोर्सेस नहीं लगती, ठीक है। ये आप ये ऐसा नहीं कि एरोप्लेन में तब इसको ट्राई करेंगे, एरोप्लेन में ट्राई होती भी नहीं है वैसे। ये यहाँ तक कंप्लीट ये समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सिंपल सा, और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड मत घुसिए, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये पैरेलल होती है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है, बैलेंस करता है कोरियोलिस फोर्स को। क्यों, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होता है, एब्सेंट। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी 1 किलोमीटर की हाइट के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब मैं क्या यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, ये पैरेलल टू आइसोबार मूव करती है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जेट स्ट्रीम का। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं कि किस तरीके से जो आपकी कौन सी फोर्स है ये, कौन सी विंड है ये, जियोस्ट्रैफिक विंड। अब इसको चाहे तो आप थोड़ा सा ना इस तरीके से एक लुक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये वाकई का एक पहाड़ है। अब हमने क्या बताया कि हवा क्या होती है, ऊपर जाते जाते ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाने हैं, अब क्लाउड लेयर बनाने हैं, और क्लाउड लेयर के ऊपर आपको क्या बनाने हैं, जियोस्ट्रॉफिक। ये मैंने ब्लू कलर इसलिए लिया है क्योंकि ये क्लाउड लेयर है, और क्लाउड लेयर क्या होती है, ठंडी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये है 0 किलोमीटर, ऑलराइट। और जहाँ पे आपके ये बादल आ जाते हैं ना, बादल आपके कितने हैं, ये 1 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है, 1 किलोमीटर बादल हो गया आपके 1 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। इसके बाद क्या आता है, जियोस्ट्रैफिक लेयर आती है, लाल कलर से लिख देता हूँ। यानी यहाँ से जो ये हवा मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, ये क्या कहलाती है, यही है जो हवा किसके ऊपर मूव कर रही है, क्लाउड्स के ऊपर मूव कर रही है, इसी को बोलते हैं जियोस्ट्रैफिक लेयर। क्या क्लियर नहीं दिख रहा, ये हो गए जियोस्ट्रॉफिक लेयर। और यहाँ पे मैं क्लाउड लिखना भूल गया हूँ, तो चलिए क्लाउड भी लिख देते हैं। और आप यहाँ पे चाहे तो हवा जो होती है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो जिस एरिया तक लग रहा है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। जब हवा इन पहाड़ियों से क्या करती है, मूव करती है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना के शो कर सकते हैं। ये आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। नीचे आप लिख सकते हैं अपर एयर जियोस्ट्रैफिक सर्कुलेशन। थोड़ा सा झुकना पड़ेगा भाई। अपर एयर जियोस्ट्रैफिक सर्कुलेशन। बना लीजिए इसको। तकरीबन जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था वो कंटेंट हमारा, मतलब जो हमारा एजेंडा था, कंप्लीट होने वाला है। मात्र 15 से 20 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बना लिया, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या चीज़ें देखी हैं, जियोस्ट्रैफिक के बारे में देखा है। देखिए जो जेट स्ट्रीम है ना, वो इनिशियली या फिर जर्नली आप मान के चलिए कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे जेट स्ट्रीम लिखा है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है, राइट।
लेकिन इंडिया के केस में क्या होता है, जैसे इंडिया में क्या होता है, मानसून आते हैं ना, ये 360 डिग्री क्या करती है, 180 डिग्री क्या करती है, रिवर्स कर जाती है। किस तरीके से, देखिए ये है आपका सदर्न पेनिनसुला और ये है आपका नदर्न पार्ट। तो जो हवा है इस तरीके से ऐसे मूव करती है, कौन सी, मॉनसून वाली। और वो क्यों कर पाती है, क्योंकि ITCZ आपका कहीं यहाँ पे होता है, ITCZ आपका इधर कहीं टहल रहा होता है। और एक और जो हवा है जो ऊपर से यहाँ से ऐसे होके आती है, ठीक है, इधर से ऐसे होके आती है, ये जब हम करेंगे ना मॉनसून वाला, तब आपको समझ में आएगा। अभी क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो कंसेप्ट हैं मॉनसून को कवर करवाने से पहले आपको समझाने और समझने होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया जियोस्ट्रॉफिक विंड होती क्या है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर कुछ और पॉइंट रह तो नहीं गए, एक मिनट मुझे रिकॉल करने लीजिए, एक मिनट। जियोस्ट्रॉफिक में ये बता दिया आपको, ग्रेट फ्रिक्शनल ये भी बता दिया, ओके ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारा जो ग्रेडियंट विंड है ना, वो वाला जो टॉपिक क्या करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे। करें हम स्टार्ट, चलिए। अब देखिए जो ग्रेडियंट विंड है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रेडियंट विंड की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर, अच्छा हाँ, तभी मैं सोच रहा यार एक पॉइंट मिस हो गया। यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब इसको आप पिक्टोरियल डायग्राम में कैसे शो करेंगे, यहाँ पे तो हमने क्या किया है, इसको फ्लो करते हुए दिखा दिया। अब हमें पिक्टोरियल डायग्राम में विद वो शो करना है कि कैसे कैसे प्रेशर इसके अंदर एप्लीकेबल हो पा रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे, वो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, एकदम से रिकॉल हो गया। यहाँ पे ग्रेडियंट का जैसे नाम आया ना, डब्बा तकरीबन ठीक है, काम हमारा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, प्रॉपरली बनाते हैं भाई, प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बनाने वाले हैं, अलग अलग यहाँ पे प्रेशर की जो लेवल है प्रेशर के वो लेने वाले हैं। और किस तरीके से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे जो हवा है वो कैसी होती जाएगी, पैरेलल मूव करेगी। यही हमारा जो मेन एजेंडा है ना इस डायग्राम का, आपको डिपिक्ट करता हुआ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे होता है क्या, हाई प्रेशर, और इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बना के भी दिखा देते हैं। ये क्या है आपका 1010 मिली बार, ये हो गया 1008 कर ले, ठीक है 1008 मिली बार हो गया। इसके बाद ऊपर 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 जाते जाइए, तो कितना हो गया ये 990 मिली बार, डन, 990 मिली बार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग मार्कर से मैं यूज़ करने वाला हूँ, आपको मैं शो करूँगा कि कहाँ कौन सी फोर्स लग रही है। ओके चलिए, तो सबसे पहले ये जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है ये कहाँ लग रहा है, जमीन के पास लग रहा है। जो रेड कलर है ना वो आपको डिपिक्ट करेगा कि रिजल्टेंट हवा किस तरफ जाएगी। ओके, ब्लू कलर है ये कोरियोलिस फोर्स को शो कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स कुछ इस तरीके से यहाँ लग रही है, राइट। प्रेशर ग्रेडियंट को मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट ऐसा लग रहा है, राइट, प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखिए इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे हवा क्या करेगी, ये रेड कलर है हवा जो कि रिजल्टेंट को फॉर्म कर रही है कि इन दोनों के प्रेशर की वजह से हवा कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, प्रेशर ग्रेडियंट अपना फिक्स है, ये अड़ा हुआ है अपनी जगह पे, ये बोला मैं अपनी जो बोलते हैं ना सीट चेंज नहीं करूँगा, तो बेचारी जो प्रेशर ग्रेडियंट तो अपने उसी जगह पे, लेकिन जो ये है ना आपकी कोरियोलिस फोर्स, इसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा लूज करना पड़ता है, यानी कि ये है क्या हो गया कोरियोलिस फोर्स और ऊपर है प्रेशर ग्रेडियंट। रिजल्टेंट बताइए, जो पहले 45 डिग्री पे था अब इनके रिजल्टेंट पे आ जाएगा, यानी कि 45 से ये थोड़ा जो एंगल है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बताइए क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर ग्रेडियंट बिल्कुल भाई अपने मस्त, बोला कि भाई हम तो हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह पे, अपनी जगह से। तो ये हो गया कोरियोलिस फोर्स और ऊपर आपका ये हो जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, डन। अब देखिए जो हवा है, बोला तुम मानो मत मानो मैं अपनी मन की करती हूँ, मैं यहाँ पे सीधी चलती हूँ, ठीक है, तुम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो मैं अपने सीधे डायरेक्शन में चलती हूँ। ये डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, उसको क्या किया है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के तहत हमने यहाँ पे बना के शो किया है।
अब आप चाहें तो इस फिगर को देखिए, मेरे पास क्या होता है, नीचे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं इसलिए फिगर ऊपर लिखता हूँ। कभी भी आप फिगर ऊपर मत लिखिएगा, नीचे ही लिखी जाती है फिगर। ये किसको डिपिक्ट कर रही है, जियोस्ट्रैफिक जो विंड है ना, उसके अंदर हमने प्रेशर ग्रेडियंट किसको काउंटर बैलेंस कर रही है, कोरियोलिस फोर्स को। यही हमने क्या किया, डिपिक्ट किया है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इक्वल टू कोरियोलिस फोर्स, और ये है जियोस्ट्रैफिक विंड। बना लीजिए डायग्राम, और साथ के साथ बनाए तो अच्छी है हैबिट आपकी। डन, बना लीजिए। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया है ग्रेडियंट विंड, वो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। आप इसको बना लीजिए। उसके अंदर क्या करेंगे हम, गोल 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 बहुत सारी यहाँ पे सर्कल्स बनाएंगे, यानी कि वो क्या शो कर रहा है, क्लोज आइसोबार शो कर रहा है। क्लोज आइसोबार का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हवाएं हैं गोल गोल क्यों घूम रही हैं, क्योंकि जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है। ठीक है, क्या बना लिया आपने पूरा? कोई नहीं, आप बनाइए, मैं बाकी का जो बोर्ड है इरेज कर देता हूँ, आप इसको बनाते जाइए साथ के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो अगला हमारा टॉपिक है वो प्रेशर ग्रेडियंट का है। अरे फिर दोबारा आप कन्फ्यूज हो गए ना, ग्रेडियंट विंड का है भाई। प्रेशर ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, सिंपल सी चीज़ थी, वेलोसिटी बढ़ती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, और यही हमने फ्रिक्शनल फोर्स में देखा था, यही प्रेशर ग्रेडियंट में देखा था। लेकिन कोरियोलिस फोर्स सिर्फ वो सिर्फ डायरेक्शन पे इम्पैक्ट डालती है और किसी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट ये नहीं डालती। नेक्स्ट है जो हमारा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ग्रेडियंट विंड। इसके अंदर आपको एक जो मेजर पॉइंट है वो याद रखना है, ये हमेशा क्लोज आइसोबार के अंदर वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करती है। ठीक है, यानी जो ग्रेडियंट विंड है, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट क्या है, क्लोज आइसोबार। यहाँ समझ में आ गया आपको, क्लोज आइसोबार। और यहाँ पे देखिए हमने इसके बाद क्या लिखा है, वेरी हाई वेलोसिटी। समझ में आ गया वेलोसिटी क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसका एक डेफिनेट पाथ है और वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो ये ट्रैवल कर रही है। और देखिए जो फोर्स है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, बैलेंस करने की कोशिश की जाती है सेंट्रीफ्यूगल के साथ। नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, एक डायग्राम के तहत क्या करता हूँ, आपको बना के शो करता हूँ। ध्यान से देखिए, ये इंटरनल पार्ट है। ठीक है, ये है वेरी लो प्रेशर। इसके बाद क्या होगा, इसके सराउंडिंग एक और लो प्रेशर बनेगा, इसके सराउंडिंग एक और लो प्रेशर बनेगा, इसके सराउंडिंग एक और लो प्रेशर बनेगा। इसी तरीके से ये क्या करता है, अपने जो सरकमफ्रेंस है यानी कि जो इसका एरिया है उसको बढ़ाते हुए जाता है। कोई बात नहीं, सर्कल क्या हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। अभी आपको क्या देखना है, ये जो लो प्रेशर है इसके अंदर जो हवा है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। बस इस तरीके से आप इसको क्या करते हुए, ड्रॉ करते हुए चलिए। अब मैं आपको क्या करूँगा, डायरेक्शंस दिखाते जाऊँगा कि कौन सी जो फोर्स है, प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ, जो हमारा मेन अभी कोर्स ऑफ डिस्कशन रहेगा। यहाँ पे हमने अंदर क्या किया, लो प्रेशर को शो किया, तो बाहर आपको क्या ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, हाई प्रेशर दिखाई देगा। बना लीजिए हाई प्रेशर बाहर की तरफ। यहां तक कंप्लीट। अब हमें क्या शो करना है, इसके अंदर रेड कलर से मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाने वाला हूं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी जो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये जो हाई है ना, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ क्योंकि और भी एक फोर्स मुझे यहाँ पे बनानी है। तो ये क्या होगी, इस तरीके से हम मार्क करते जाएंगे इसको। ये है, अच्छा साइड में ना आप इस तरीके से क्या कीजिए, एक ऐसे रेड कलर लीजिए, मतलब जिससे आप ये बना रहे हैं, इस तरीके से करके ना इसको पूरे इस तरीके से नाम से लिख दीजिए। ये है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहाँ पे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं चाहे तो। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके ऊपर बताइए क्या लगेगा, बताइए 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 क्या लगेगा। अभी तक कंसेप्ट समझ में आया हो तो आपको बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि क्या लग रहा है। इसके ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा,
क्यों प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये क्या है, इस तरीके से आपको बाहर की तरफ ही शो करना है इसको इधर लिख लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट। और जब भी आप लिखेंगे ना, ये हमेशा दोनों एक साथ लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्लैक कलर का इस तरीके से बना के लिख दीजिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरी फुल फॉर्म में लिखनी है। देखिए जैसे अभी आप हैबिट डालेंगे वैसे ही डायग्राम आपको फाइनल जो एग्जाम है उसके अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। और जो फाइनल है वो है कोरियोलिस फोर्स, जो इनको बैलेंस आउट कर रही है, वो इस तरीके से अंदर के डायरेक्शन में आपको लगती हुई दिखाई देगी। ये क्या है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दे रहा तो मैं आसपास की ये जो है ना और जो लाइनें हैं वो हटा रहा हूँ, ताकि आपको ब्लू कलर क्या हो, हाईलाइटेड हो पाए। ऐसा नहीं है कि ये हवा मिट जाएगी यहाँ से, ब्लू कलर आपको दिख पाए, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से इरेज कर दिया है। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ब्लू कलर को यहाँ पे बना के ऐसे शो कर देंगे कि ये किसको डिपेक्ट कर रही है, ये डिपेक्ट कर रही है कोरियोलिस फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलने वाला था मैं, कोरियोलिस फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे काम का है नहीं, इसलिए हम उसको ले नहीं रहे हैं, वो फिजिक्स के टॉपिक में चला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, अर्थ जब घूमती है कहाँ सेंट्रीज कहाँ सेंट्रीफ्यूगल। बताइए, ये समझ में आ गया? यही है प्रेशर ग्रेडियंट। हाँ, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे क्या देखना है, आगे हमें देखना है कि जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर होगा, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज है, और सदर्न हेमिस्फीयर में बताइए क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर में बताइए क्या हो जाएगा? अरे सिंपल सा जवाब था, क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा? इतना समय लगता है इतने सिंपल से जवाब के लिए, ठीक है? ऑल राइट, ग्रेडियंट। यहाँ पे हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट का जो पॉइंट है वो होता है फिनिश। अब कोई और अगर इसके अंदर टॉपिक आपका मिसिंग हो, नहीं करवाया हो, माइट भी अगर मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। हम क्या करेंगे, बाद में बैठ के डिस्कस कर लेंगे, बैठ के। हाँ, लाइव क्लासेस अगर कभी मन करेगा तो लाइव क्लासेस भी आपको बता दी जाएंगी कि कब होंगी, कैसे होंगी लाइव क्लासेस के बारे में। तो क्या करें, अरे लेक्चर के अंदर देखिए, जहाँ तक मुझे भी ध्यान आ रहा है ना, ये ग्रेडियंट विंड 2-3 पॉइंट और हैं, 2-3 पॉइंट और हैं ग्रेडियंट विंड के। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको ना कुछ पॉइंटर लिखवा देता हूँ। ये जो आपने डायग्राम बनाया ना, इसके नीचे कुछ पॉइंटर लिख लीजिए, ताकि वो पॉइंट आपको बताते बताते मेरे दिमाग में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ना 3 डायग्राम बनते हैं और मैंने आपको एक ही बना के दिखाया है। तो आप एक काम कीजिए, पॉइंटर लिखते जाइए, माइट भी मेरे दिमाग में आ ही जाएगा। वो लिखिए, द नेट फोर्स आफ्टर डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू विंड will be directed inward and hence wind will blow in clockwise direction parallel to the circular isobar in northern hemisphere. Will blow in anti-clockwise direction parallel to close isobar northern hemisphere में, एंड वाइस वर्सा इन, मतलब जो आपका क्या नाम है उसका, सदर्न हेमिस्फीयर, एकदम से दिमाग से निकल गया। इन सदर्न हेमिस्फीयर कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द लेफ्ट, कॉमा द प्रेशर ग्रेडियंट विल पुल द विंड इनवर्ड। यहाँ पे विंड जा रही है बाहर, उसका हो जाएगा उल्टा, इनवर्ड आएगी हवा। एंड विल इनवर्ड लिख लिया, हाँ। देयरफॉर विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो अभी एंटी क्लॉकवाइज है वो हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस तरीके से घूम जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, in anticyclonic circulation the pressure gradient
in anticyclonic circulation, the pressure gradient between high pressure and low pressure is not much greater, and therefore Coriolis force effect is directed inward. Coriolis force is directed inward and is slightly directed inward, is slightly outward directed the pressure gradient. नहीं समझ में आया? अब मैं डायग्राम के तहत समझाता हूँ. यही पॉइंट था जो मैं कह रहा था कि एकदम से मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होती हैं. सर्दियों का जो सीज़न होता है वो आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है. सिंपल भाषा में समझ लीजिए. इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 3 लाइन बनाऊँगा. ये पहली लेयर, ये सेकेंड लेयर और ये हो गई थर्ड लेयर. सिर्फ इसी के थ्रू ही मैं आपको क्या करूँगा, समझा दूँगा. ऑलराइट, अगेन 3 यहाँ पे मैंने ले लिए अलग अलग मार्कर. जो रेड कलर है वो क्या कर रहा है, इंटरनल साइड में शो कर रहा है, और ये क्या अभी यहाँ पे मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ, इसको कोरियोलिस फोर्स लेके चल रहा हूँ. ठीक है. इसके बाद जो ब्लू कलर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट को शो कर रहा है. राइट. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको लेके चल रहा हूँ मैं ब्लैक, यानी कि ये इस तरीके से मैंने कर दिया डिपिक्ट इसको. ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है. सेंट एफ लिखा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जो यहाँ पे हवाएं चल रही हैं वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलती हुई दिखाई देंगी. ये आपको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या दे रहा है, आंसर प्रोवाइड. अगला थर्ड पॉइंट लिख लीजिए. इसके अंदर बाहर की तरफ आपका लो प्रेशर रहेगा. ये है लो प्रेशर एरिया. ठीक है. चारों तरफ आप इसके कर लीजिएगा. फिर थर्ड पॉइंट आप इसका 1 मिनट रुक जाइए. लिखिए द प्रेशर ग्रेडियंट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स will balance Coriolis force, and therefore in northern hemisphere एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होगा वो देखिए. ये मैंने एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का बनवा के दिया आपको. ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये भी नदर्न हेमिस्फीयर है, ये साइक्लोनिक कंडीशन का है. ठीक है. ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा 3-4 बार पढ़ेंगे ना, कन्फ्यूजन इसी चीज में होती है. ये भी नदर्न हेमिस्फीयर है, ये भी नदर्न हेमिस्फीयर है, बस फर्क इतना है ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है. क्लियर. ये साइक्लोनिक कंडीशन है और ये भी नदर्न हेमिस्फीयर को शो कर रहा है. अच्छा, कहां तक लिख लिया आपने. Therefore in northern hemisphere the circulation around anticyclone is clockwise, and in southern hemisphere it is anti-clockwise, right. चलिए यहां तक क्या हुआ हमारा. जो आज का जो हमारा एजेंडा था, जो हमने क्या अपने टारगेट सेट किए थे, मतलब जो एक यहाँ पे होता है ना कि हर एक लेक्चर का मैं डिसाइड करता हूँ इतना आपको पढ़ाना है, वो क्या हमने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है. तो बताइए क्या करना है. अभी आपको करना है रीड, रिपीट, रिवाइज, और कहीं कोई चीज़ मिस हो गई है तो लेक्चर को करेंगे दोबारा से रिपीट करके, आप इसे जरूर देखेंगे. राइट. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार.